नमस्कार साथियों, आज हम सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला में असद जैदी जी के साथ हैं। इनके कविता संग्रह बहनें और अन्य कविताएं, कविता का जीवन, सामान की तलाश और कुछ संपादित लेख संग्रह भी आ चुके हैं रघुवीर सहाय पर। कविता संकलन यह ऐसा समय है, कविता संकलन आज का पाठ 10 बरस हिंदी कविता अयोध्या के बाद, शिक्षा और समाज इनकी संपादित पुस्तक है, अनुवाद विश्व कविताओं के अनुवाद। और इन्हें संस्कृति पुरस्कार मिल चुका 1981 में इनके लेखन के लिए। इनकी विशेष रुचि क्षेत्र हैं लेखन, अध्यापन, संपादन, अनुवाद, पत्रकारिता, भाषा तकनीक, भाषा विज्ञान। साथियों, असद जैदी जी की कविताएं उसके अनुराग का संसार दरअसल सहृदय समाज को समृद्ध करता है। इन कविताओं पर लिखने की सारी कोशिशों को वो भाववादी आलोचना के खाते में डाल सकते हैं। हिंदी आलोचना की अकादमिक शैलियों में असद जैदी को अब भी बहुत कम समझा गया है और मेरा ये ख्याल है कि और अधिक समझा जाना बाकी है। ये घोर राजनीतिक कवि कहलाएंगे और घोर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उनकी कविताओं में कहीं राजनीतिक विचलन नहीं मिलेगा आपको। राजनीतिक रूप से सही, बहुत सही होकर अपनी पक्षधरता को साफ साफ दिखाते हैं असद जैदी। ये साहस करते हैं, ये जोखिम उठाते हैं और कविताओं में और रचना संसार में इतने संतुलित और सख्त जान रहते हैं कि हिंदी की कविताओं को दरअसल इन कविताओं की ओर अब विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, हिंदी कवियों को, हिंदी आलोचकों को, समकालीनों को। क्योंकि और हैरत तो यह है कि असद जैदी कभी भी अपने को प्रचारित नहीं करते। इस मामले में बेहद संकोची, जितना ही ये कहने और लिखने और अपनी पक्षधरता साफ दिखाने के का जोखिम उठाते हैं, उतने ही वो ठीक है कि कविता संसार में, आलोचना संसार में बहुत चुप्पी से संलग्न हैं, बहुत सक्रिय हैं, लेकिन वो कभी भी उसका आत्मप्रचार नहीं करते। ये असद जैदी की कविताओं की भी खूबी है। यत्र तत्र सर्वत्र वो जो अनुराग बिखरा पड़ा है, आज मैं उसे समेटने की कोशिश करूंगी इनकी 5 कविताओं में। चाहे वो बहनों की घुटन भरी जिंदगी हो और उन जिंदगियों में जो स्थानिकताएं हैं और जो नई नागरिकता बस रही है, उसको असद जैदी किस तरह से अपने संकलन में लाते हैं, इस पर भी बात करूंगी मैं। अपनों में नहीं रह पाने का गीत एक उदाहरण के साथ मैं ये बात रखना चाहूँगी साथियों। उन्होंने मुझे इतना सताया कि मैं उनकी दुनिया से रेंगता आया। मैंने उनके बीच लौटने की गरज से बार बार मुड़कर देखा, मगर उन्होंने मुझे एक बार भी नहीं बुलाया। ऐसे अलग हुआ मैं अपनों से, ऐसे हुआ मैं पराया। ये असद जैदी जी की अपनी काव्य पंक्तियाँ थीं। मुझे लगा कि इससे अच्छा परिचय हो नहीं सकता किसी की कविता संसार का। आइए सीधे मैं उनके संग्रह से उनकी 5 अपनी पसंद की कविताओं का पाठ करती हूँ और उस बहाने उनकी रचनात्मक यात्रा पर भी शोधार्थियों हम बात करेंगे। पहली कविता, यह जो शहर यहाँ है, इसका किला गिर सकता है। कारें रुक सकती हैं किसी वक्त, फिसल सकते हैं महाराजा यहीं कनॉट प्लेस में। एक धुआं उठ सकता है और संभव है जब तक धुआं हवा में घुले हमारी संसद वहां न हो। धुंधला पड़ सकता है यमुना का बहाव, सड़कें भागती और अदृश्य हो सकती हैं। लट्टू बुझ सकते हैं, दर्द के बढ़ते बढ़ते फट सकता है सर। जमीन कहीं भी जा सकती है यहाँ से सरक कर, जमीन कहीं भी जा सकती है यहाँ से सरक कर। नहीं जानते यहाँ के दूरदर्शी लोग कि जमाना कितनी दूर है,
जानते हैं वे जिन्होंने देखा है इस शहर को बहुत दूर से। साथियों, करीब रहकर शहर को कितना जाना और समझा जा सकता है। खास तौर पर महानगरों का ये संकट, दिनों दिन घिरती जा रही जो परिवेश में घुटन है, जो पर्यावरण में प्रदूषण है, और इसके साथ साथ जो मन का मानसिक घुटन, जिसे मैं आइसोलेशन कहा करती हूँ, आइसोलेट कर देने का जो ये प्रॉब्लम एरिया है असद जैदी, उसको भी महानगरों की समस्या के तौर पर अपनी कविता में दर्ज कराते हैं। दिल्ली जैसे महानगर, मेट्रोपॉलिटन शहर में जहाँ संसद है, जहाँ राजनीतिक चहलकदमी है, इस राजनीतिक चहलकदमी में सामाजिक और आर्थिक विसंगतियों को, राजनीतिक उपद्रव को और वर्चस्व की राजनीति को उभारने की पूरी कोशिश असद जैदी करते हैं। और इसलिए ये कविता बड़ी मुकम्मल और बड़ी सामयिक, कंटेम्प्रेरी हो जाती है। और आप शोधार्थियों को इस कविता को समकालीन तमाम कवियों और उनकी कविताओं को चिन्हते हुए इस कविता को भी चिन्हित करने की उतनी ही ज़रूरत है। साथियों, मेरी दूसरी पसंद की कविता है नामुराद औरत। नामुराद औरत रोटी जला देती है। 20 साल पहले किसी ने इसकी लुटिया डुबो दी थी प्यार में। नामुराद औरत के पास उस वक्त 2 जोड़ी कपड़े थे। नामुराद औरत भूल गई थी दुपट्टा ओढ़ने का सलीका। नामुराद औरत की फटी थी घुटनों पर से शलवार। इतने बरस बीत गए, बेशरम उतनी ही है, बेशऊर उतनी ही है। इतने बरस बीत गए, बेशरम उतनी ही है, बेशऊर उतनी ही है। अब तो देखो, इसकी एक आंख भी भरी जा रही है, इसकी एक आंख भी भरी जा रही है। इस घुटन को, इस विपदा को, इस भोगने के सच को, अनुभूत सत्य को वही समझ सकता है जो इस पीड़ा से गुजरा है। ये जो नामुराद औरत है, जिसकी कोई मुराद कभी पूरी नहीं हुई, जो हर मुराद से, हर दुआ से जैसे दूर रही, जैसे उसे किसी साजिश के तहत इन सारी चीज़ों से अलगाया गया हो, जैसे किस्मत उससे रूठी हुई हो, और नामुराद बार बार वो संबोधित हो रही है समाज के द्वारा, अपने अपनों के द्वारा। और इस तिरस्कार, इस अपमान, इस ग्लानि और क्षोभ, अंत तक आप क्रमशः देख रहे हैं उस नामुराद औरत की अंत तक आंख में पानी आने का मतलब है कि अब भावहीन नहीं रही वह। अब उस भाव को और उस अभाव को बहुत शिद्दत से महसूस कर रही है वह नामुराद औरत। जितनी मेरी थोड़ी सी समझ है कविता को लेकर, असद जैदी की एक कविता मुझे इस रूप से समझ में आती है शोधार्थियों। तीसरी कविता, जो मैंने कहा कि बहनों के रचे बच्चे संसार को असद जैदी बड़े करीब से देखते हैं, हम उस कविता का भी पाठ करेंगे। कोयला हो चुकी हम बहनों ने कहा रेत में धंसते हुए, ढक दो अब हमें, ढक दो अब हमें, चाहे हम रुकती हैं यहाँ तुम जाओ। बहनें दिन को हुलिया बदल कर आती रहीं, बुखार था हमें शामों में, हमारी जलती आंखों को और तपिश देती हुई बहनें शाम की तरह आती थीं, हमारी बर्राती हुई जिंदगियों में बहनें ट्रैफिक से भरी सड़कों पर मुसीबत होकर सिरों पर हमारे मंडराती थीं। बहनें कभी सांत्वना पाकर बैठ जाती थीं हमारी पत्नियों के, बहनें कभी सांत्वना पाकर बैठ जाती थीं हमारी पत्नियों के अंधेरे गर्भ में, बहनें पहरा देती थीं। किस किस्म का जीवन तुमने जिया, किस किस्म का जीवन तुमने जिया, बड़ी आपा ने पूछा। बड़ी आपा, बहुत अच्छा सा जीवन, खुशबूदार बुरादा खाया, चटपटा ज्ञान लिया दुकानों से, जूते घिसे और हाजमा घटाया। एक दिन 2 लड़कों और 3 लड़कियों के साथ चाय पीता बैठा था कि सवाल हुआ, असद साहब। चाय पीता बैठा था कि सवाल हुआ, असद साहब,
आप जैसे लोग इस दुनिया में गुजारा कैसे कर लेते हैं? मैंने कहा, खामोश। इस खामोशी में मुझे कोई भी दुविधा नहीं है। इस खामोशी में मुझे कोई दुविधा भी नहीं होती थी। मसलन प्लाजा में शोले देखकर मैं भला दुविधाग्रस्त कैसे होता? एक खामोश झील की तरह मैं रहना चाहता था। इसका एक ही रास्ता था, भूमिगत पड़े रहना खामोशी की जद में। नगरों की चीख जहां मुझे हिला नहीं सकती थी, होटलों से भरे शहरों में, लेकिन मैं खुद जब हंसता था अपवाद स्वरूप, तो अंदर से कांपता रहता था। कभी कभार खामोश झील के तल पर पानी थरथराता था जब मैं डर जाता था। डर मिटाने के लिए जेबों में हाथ डालकर बाजारों की तरफ निकल पड़ता था। वहां पता चलता था कि विज्ञान तरक्की कर रहा है, मगर ऐसी खबरें भी सुनाई पड़ती थीं कि ध्यान दो तो बुखार चढ़ आए और कान बजने लगे। सड़कों पर मुझे अत्याचारियों से अधिक भद्र लोग का सामना करना पड़ा। उबाल के दिनों में सच संवर कर उन्हीं के साथ विरोध में चतुराई का समावेश करते हुए मुझे भी निकलना पड़ा। उबाल के दिनों में सच संवर कर उन्हीं के साथ विरोध में चतुराई का समावेश करते हुए मुझे भी निकलना पड़ा। अच्छी नस्ल के लोगों की सोहबत में मैं बैठा सांस रोककर। मैं उनके मसलों को और नहीं सुधार सकता था। सहानुभूति पूर्वक वो मुझे देखते थे, उठाना चाहते थे। वे बोले, चाय पियो। उन्होंने सोचा होगा फिलहाल इतना ही काफी है। यह शुरुआत हुई आधे मन से। आगे चलकर उन्होंने कई तरीके बताए। मेरी समस्या यह थी कि कैसे उन पर अपनी दुविधा जाहिर करूं। एक खास तरह की रक्षात्मक हंसी मैंने अख्तियार कर ली। मुझे रघुवीर सहाय याद आ गए। ये खास तरह की रक्षात्मक हंसी को पढ़कर इस कविता में रचकर बसकर मुझे रघुवीर सहाय याद आ गई, यकायक याद आ गया। एक खास तरह की रक्षात्मक हंसी मैंने अख्तियार कर ली। मैं जब इस तरह हंसता था तो दरअसल अपने आप से भी बहुत नाराज होता था। उन्होंने देखी यह हंसी और मेरा आधा मन, और वे मुझसे निराश होने लगे। उसी हंसी को लेकर मैं खड़ा हूं तुम्हारे सामने। लो, मैं हंसकर दिखलाता हूं। उसके बाद मैं खामोश होकर दिखाऊंगा। इससे तुम्हें पता चलेगा कि मैंने किस तरह का जीवन व्यतीत किया शहरों में। साथियों, ये कविता थोड़ी लंबी कविता है निश्चित तौर पर, लेकिन ये कविता क्या नहीं बयां करती, किन कोनों अतरों को नहीं छूती, कौन सा ऐसा संवेद्य विषय वस्तु है जिस पर वे कटाक्ष नहीं करती, कौन सी ऐसी भीतर घाट और भीतरी साजिशें और अंतर विरोध हैं जिन्हें ये छूती नहीं है। ये कविता संशय की है, दुविधा की है, दर्द तकलीफ की है, मतभेद नहीं मनभेद की कविता है कि कैसे ह से हिंदू, म से मुसलमान हुआ जाता है और हम टूट रहे हैं, छूट रहे हैं एक दूसरे से, हम बिखर रहे हैं, हम चोटिल हैं, हम आहत हैं और फिर भी हंस कर दिखाते हैं। हमें मुखर नहीं होने दिया जाता। जब जहां जैसे बोलना था बोलने नहीं दिया जाता। हम जो महसूस करते हैं बड़ी शिद्दत से महसूस करते हैं, पर हम कह नहीं सकते और सह भी नहीं पाते। असद ज़ैदी की ये कविता बेमिसाल है शोधार्थियों। इस कविता पर तो बार बार चर्चा होनी चाहिए। इस पर तो एक अच्छी बड़ी गंभीर परिचर्चा हमें रखनी चाहिए, क्योंकि यह कविता केवल सांप्रदायिक वैमनस्व की कविता नहीं है, केवल धर्म, जाति, समुदाय, वर्ग, वर्ण के भेदभाव की कविता नहीं है। ये मनों के टूटने, दरकने, संवेदन के, स्मृतियों के, अनुभव के
छूटने छिटकने तकलीफ की कविता है। बेहतरीन कविता है, बेशकीमती कविता है, और इसीलिए इस कविता को मैंने सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला में रखा। आपको बिग सैल्यूट असद ज़ैदी इस कविता की रचना के लिए, और हम शुद्धार्थियों के बीच आज मैं इसका पाठ कर पाई और थोड़ा सा अपनी बुद्धि के मुताबिक जो थोड़ा बहुत मैंने विवेचन किया। बहुत शुक्रिया।